आइए हम क्लास 10th के मॉडल पेपर 2024-25 सत्र के गणित विषय के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न संभावित हैं। 1 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाया है। आप देखें अगर तो निर्देश में जो दिया है शुरुआत में अगर आप पढ़ें तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया है, जिसमें आप आराम से उस प्रश्न पत्र को पढ़ें और उससे एनालिसिस करें किस प्रकार के प्रश्न आपके आए हुए हैं और हम कहाँ पर क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उसी के अनुसार आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए नीचे स्पष्ट लिखा है और आपको ये पता भी है कि आप जो प्रश्न पे समय मतलब जिस प्रश्न में आपको समस्या है उस प्रश्न पे ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आप आगे बढ़ जाएं। तो अगर आप देखें तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 2 खंड हैं। जो खंड पहला है खंड आ, उसमें कुल मिलाकर 20 बहुविकल्पी होंगे और 20 बहुविकल्पी जाहिर सी बात है 20 अंक के हैं और क्योंकि पूर्णांक आपका 70 अंक का है तो नेक्स्ट जो खंड होगा उसमें कुल मिलाकर 50 अंक के प्रश्न होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को और क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि इस मॉडल पेपर की मदद से मैथ के पूरे सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं उनको आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपको कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 3 है और कह रहा है यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या। अब यहाँ स्पष्ट है इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इनकी आने की भी संभावना उतनी ही है। तो एलसीएम हमें दिया है 60, एचसीएफ है 3, पहली संख्या जो है 12 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो ये बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। तो आपको कुल मिलाकर इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। एलसीएम हमारा है 60 और एचसीएफ है हमारा 3। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू 3 इज इक्वल टू पहली संख्या है हमारी 12 इंटू दूसरी संख्या। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और यहाँ पर 12 से ये हो जाएगा डिवाइड 60, ये हो जाएगा 5 और 5 इंटू 3, तो ये आपके पास आंसर आएगा 15 यानी कि 15। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, आप इस फार्मूले को याद रखें। बस हाँ एक सावधानी बरतिएगा कि 2 संख्याओं के लिए ही मान्य है ये फार्मूला। अगर इसमें 3 संख्याएं दी हों तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालेंगे और इसका फार्मूला वैसे दिया है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन इससे प्रश्न नहीं बनेगा। तो पहले का उत्तर आपका होगा बी। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए अगर आपसे स्पष्ट बोल रहा है कि एक शून्योत्तर परमेय संख्या, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी परमेय संख्या लेनी है जो शून्य नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा परमेय संख्या में शून्य भी आता है। तो शून्य संख्या के अलावा कोई भी संख्या, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 या आप 2 ले लीजिए, या आपको पता भी होगा कि 1, 2, 3 ये सभी परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/1, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आप मान सकते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे कि कोई अभाज्य संख्या रूट में हो, जैसे कि √2, जैसे कि √5। यहाँ ध्यान रखना है ये सब अभाज्य संख्याएं रूट में हैं। अगर हम इनका गुणा कराएं, जैसे कि हम ले लेते हैं एक संख्या 2 और एक संख्या ले लेते हैं √5, ये आपका शून्योत्तर परमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम इनको गुणा कराएं
क्वेश्चन में बोल रहा है इनका गुणनफल, तो गुणा कराएंगे, जाहिर सी बात है 2√5 आएगा। और 2√5 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ऑप्शंस देखें अगर आप, पहला है सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा है सदैव परिमेय संख्या, ये तो होगा नहीं। एक, ये भी संभव नहीं है, परिमेय या अपरिमेय। और पहला है सदैव अपरिमेय। तो आप स्पष्ट देखिए, अगर आप एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को लेते हैं, इंटू कराते हैं, तो वो सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने उसको विस्तार में कोशिश की है आपको समझाने के लिए, ताकि इसके अलावा भी अगर इससे संबंधित प्रश्न आए तो उनको आप बहुत आसानी से कर सकें। क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 4x + 8y - 20। आपको दो समीकरण दिए हैं, इसलिए इसको इन्होंने बोला, और ये रेखा का समीकरण है इसलिए इन्होंने बोला रेखा युग्म। प्रश्न है इसके हल होंगे। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम ये समझ पाएँ कि इन दोनों में जो हल होंगे, इसका मतलब है x और y के कितने मान होंगे। तो एक तो तरीका है इनका हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ की मदद से भी हम बता सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे। हालांकि आपको किस तरीके से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो समीकरण दिए रहेंगे उनको आप, कि जो हमने दिया है आपको इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों समीकरण की मदद से आप इन सब में जो समीकरण दिए रहेंगे उनसे आप a1, a2, b1, b2, c1 और c2 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी हम देखेंगे। तो निकालने के बाद आप क्या करेंगे, तो देखिए इसमें 3 कंडीशन होती है। पहला लिखा है a1/a2 ≠ b1/b2, यानी a1 और a2 का अगर आप अनुपात लगाएं और b1 और b2 का अनुपात लगाएं तो आपस में बराबर ना हो। अगर ऐसा आता है प्रश्न को जो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो, अगर आप उनका ग्राफ खींचें तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन जो होगी इस तरीके से होगी, यानी कि किसी एक पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करेंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे। और इसलिए इस प्रकार के प्रश्न में केवल एक हल होंगे और इनको हम और क्या कह सकते हैं, अद्वितीय हल। तो बहुविकल्पी में ऑप्शंस में अद्वितीय हल भी मिल सकता है, एक हल भी। इसके बाद अगर आपको ये नहीं मिलता है, यानी ये बराबर नहीं मिलते हैं, बराबर आ जाते हैं, यहाँ पर बराबर नहीं मिलते हैं तो ये हो गया। अगर बराबर आ जाए तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब आपको c1/c2 ही निकालना पड़ेगा, और c1 और c2 का अनुपात जब लगाएंगे, अगर वो बराबर ना आए तो आप स्पष्ट कह दीजिएगा कि जो दोनों रेखा युग्म हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगे। समांतर होंगे का मतलब एक रेखा यहाँ है अगर, तो एक रेखा उसके नीचे से जाएगा समांतर। और आप देख पा रहे होंगे ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, क्योंकि ये कहीं मिलेंगी नहीं। इसलिए इसमें ऐसा कोई मान नहीं है जो दोनों में कॉमन है या दोनों को किसी पॉइंट पे कट करता हो। इसलिए इस प्रश्न में आप स्पष्ट बता दीजिए कोई हल नहीं, यानी x और y के कोई भी मान संभव नहीं है दिए हुए समीकरण के लिए, जिसमें ये सिचुएशन बनेगी। तीसरी सिचुएशन ये है, अगर पहला बराबर आ गया और आगे भी बराबर आ गया, तो फिर इस सिचुएशन में इसको हम कहेंगे समपाती रेखाएं। क्या मतलब है इसका, एक लाइन अगर इस तरीके से है और अगला जो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी पर होगा, इसी लाइन पर। और अगर इसी लाइन पर होगा तो आप देख पा रहे हैं इसके कई बिंदुओं को वो एक दूसरे को कट करेंगे, और अगर कई बिंदुओं को कट करेंगे तो फिर कई मान मिलेंगे। कई मान मिलेंगे मतलब अनेक हल मिलेंगे। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न के लिए आप 3 तरीके से तैयार रहें।
दिए हुए समीकरण में आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। यहाँ ध्यान रखेंगे आप c1 और c2 को एक पक्ष में कर लीजिएगा, उसके बाद तुलना करिएगा। जनरली यहाँ से गलतियाँ होती हैं। और उसके बाद हम पहले देखेंगे a1/a2 b1/b2। अगर वो बराबर नहीं आया तो हम स्पष्ट कह देंगे केवल एक हल होगा। और अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर आ गया तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, c1/c2 निकालेंगे। अगर वो बराबर नहीं आए तो कह देना समांतर रेखाएं, यानी कोई हल नहीं होगा। और अंतिम तीनों बराबर आ गए तो संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पर आएगी और अनेक हल होंगे। अब आइए इस पूरी थ्योरी की मदद से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप तुलना करें तो यहाँ पर हम a1 और a2, a1 a2, b1 b2 और c1 c2 दोनों इन सब की वैल्यू जो है हम उस दिए हुए समीकरण से निकालेंगे और देखेंगे क्या सिचुएशन बन सकती है। तो ज़रा एक बार देखते हैं, तुलना करते हैं। तो ध्यान से देखें तो यहाँ से a1 का मतलब है x का गुणांक, x का गुणांक का मतलब x के जो गुणे में हो, और यहाँ स्पष्ट है x के गुणे में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 मानेंगे, यानी a1 हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए y का गुणांक b1 है, तो यहाँ स्पष्ट है y का गुणांक 2 है, तो b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और जो नियतांक लास्ट में जो लिखा रहता है इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें चर नहीं है इसके साथ, तो ये हमारे लिए हो जाएगा c1, जो आपको चिन्ह के साथ रखना है। और यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा है -5। तो a1 हुआ 1, b1 हुआ 2 और c1 हुआ -5। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो a1 हमारा हो गया 1, b1 हमारा हो गया 2 और c1 हमारा हो गया -5। तो अब देखते हैं इसके बाद a2 की वैल्यू अगले समीकरण से देखेंगे। तो a2 की वैल्यू यहाँ पर स्पष्ट देखिए 4 है, b2 की वैल्यू 8 है और जो कांस्टेंट है वो है -20। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो a2 है 4, b2 है 8 और ये है -20। अब आप इनका अनुपात लगाइए। तो a1/a2 आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, दोनों डिवाइड करेंगे आप तो 1/4 आ जाएगा। अब b1/b2 देख लेते हैं, क्योंकि एक से तो नहीं होगा ना, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो 2/8 रखेंगे और 2/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। और आप देख पा रहे हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर आ गए। अगर बराबर आ गए हैं तो अभी उत्तर नहीं देना है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो अब आप c1/c2 निकालिए। c1/c2 निकालेंगे तो -5/-20, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और ये 4 आ जाएगा। तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर आए हैं। और ये हमने जो लिखवाया है ये उसमें दूसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन में ये हो जाएगा आपका संपाती। और अगर ये संपाती है तो अब आप ही बताइए कितने हल होंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा इसके अनेक हल होंगे। तो पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी प्रश्न अच्छा है और यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। आप जरा देखें क्वेश्चन क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। यहाँ पर एक बात तो मैं और बता दूं, क्वेश्चन में जब आपसे बोलता है कि बड़ी सी संख्या और छोटी संख्या, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी एचसीएफ निकालना पड़ता है, कभी एलसीएम। सामान्यतः बड़ी संख्या अगर लिखी है तो आप एचसीएफ ही निकालते हैं, पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर आपको
एलसीएम भी निकालना पड़ सकता है। उन प्रश्न पे हम चर्चा आगे करेंगे। अब इस प्रश्न को देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं उसमें से जो शेषफल दिया है उसको माइनस कर देना। जैसे यहाँ संख्या 70 दी थी, उसके लिए शेषफल 5 था, घटा दिया 65 आ गया। संख्या अगली 125 दी थी, उसका शेषफल 8 दिया था, माइनस कर दिया 117 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। और यहाँ एचसीएफ आप अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करेंगे, क्योंकि यूक्लिड की जो विभाजन परिमेयिका है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो भाग विधि से आप नहीं सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए जरा, 65 का अगर हम फैक्टर करें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ध्यान रखना है अभाज्य शब्द में बोल रहा हूँ, अभाज्य आप जानते होंगे क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका होगा 5 × 13, और 117 का करेंगे तो 3 × 3 × 13। तो अब प्रश्न है एचसीएफ होगा कितना, और जो एचसीएफ होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो एचसीएफ आपको निकालना आता होगा। बाकी एक परिभाषा देखिए आप एचसीएफ की, जो भी संख्याएं हैं जिसका आपको एचसीएफ निकालना है, पहले आप उसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य, और उसके बाद उसको आप घात के रूप में लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में देखें तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं 5 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, और यहाँ पर 3 की घात 2 है, और 13 की घात 1। देखिए इस प्रश्न को हम आसानी से ही, आपको आंसर पता चल रहा होगा क्या होगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें एचसीएफ निकालना तो उसको आप कर सकें। तो आपको क्या करना है, संख्याओं को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, और उसके बाद उसको घात के रूप में लिख देना है। घात के रूप में लिखने के बाद अब उसमें आपको ढूंढना है कि इसमें उभयनिष्ठ कौन है, और उभयनिष्ठ में जो होगा उभयनिष्ठ, उसमें सबसे छोटी घात जो होगी वो आपका एचसीएफ होगा। इस प्रश्न में क्योंकि कॉमन सिर्फ 13 है, दोनों में उभयनिष्ठ है, और उसमें छोटी घात 1 दोनों में ही है, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर दो संख्याएं हैं और दोनों में एचसीएफ अगर आप निकालना है, और अगर आप दोनों में कॉमन देखते हैं, अगर यहाँ पर घात अलग अलग होती तो जो कम घात होती उसको आप लिखते। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है। तो इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखें। 3 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज का सिंपल मतलब है आप 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 के गुणे में जो, तो 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे किसी और संख्या का आप गुणज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें इन सब का योग चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है योग निकालना है, जोड़ना है। तो एक दो तरीका क्या है कि आप सीधा जोड़ दीजिए और आपको उत्तर मिल गया, इनको 5 को जोड़ दीजिए, उत्तर मिल गया, हो गया आंसर। पर अगर क्वेश्चन में यही प्रथम 5 गुणज की बजाय और ढेर सारे गुणजों का योग पूछे, यहाँ संख्या 3 के बजाय और कोई बड़ी संख्या पूछे, तो ये जो पैटर्न है जिसमें आप जोड़कर उत्तर निकालेंगे, ये शायद आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो अब आप करेंगे क्या, तो आप स्पष्ट, आपने एक टॉपिक पढ़ा है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, और उसमें आपको बताया गया है कि समांतर श्रेणी का मतलब जिसमें जिन संख्याओं का अंतर समान हो, जैसे 3 और 6 में देखेंगे तो आप 3 का अंतर है, 6 और 9 में देखेंगे इसमें भी 3 का अंतर है, 3 का ही अंतर चल रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला हमें पता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, n है उसमें पदों की संख्या, जैसा कि इसमें कितने पद हैं, 5। d है आपका सार्वंतर, यहाँ ध्यान रखना है सार्वंतर, d जो होता है, सार्वंतर का मतलब क्या हुआ भाई, आपको दूसरी संख्या से पहली संख्या को माइनस करना है, या तीसरी संख्या को दूसरी संख्या से माइनस करना है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं, अगर आप 6 में 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो आपका सार्वंतर 3 हो गया।
ए है आपका प्रथम पद, आप आसपास देखिए, पहले सबसे पहले कौन सा पद आया, 3, वो आपका ए हो जाएगा। तो मैंने सारी वैल्यू रख दी, एन हमारा टोटल 5 है, ए हमारा 3 है, एन हमारा 5 है और डी हमारा 3। तो 5/2, 2 × 3 हो गया 6, 5 - 1 ये हो जाएगा आपका 4 × 3, 6 ऐसे रहने दिया, 4 × 3 12 आ गया, 12 और 6 ऐड कर दिया 18 हो गया, 2 से डिवाइड किया और ये 9 हो जाएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार आप बाकी प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुल मिलाकर 4 कथन दिए हुए हैं और इन चारों कथनों में देखते हैं कितने ऑप्शंस ठीक हैं और उसी हिसाब से हम लोग इसका उत्तर देंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है, दिया कह रहा है दिए गए समीकरण में विविध कर 0 से कम, यानी कि हमें एक टर्म मिला विविध कर, तो हमें पहले विविध कर पता होना चाहिए। विविध कर कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा है समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा है विविध कर 0 है और चौथा है समीकरण में जो मूल है वो वास्तविक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो ध्यान से देखिए। जो द्विघात समीकरण आपको दिया रहता है, सबसे पहला काम उसको इस दिए गए समीकरण से तुलना करेंगे, जो इसका जनरल व्यापक समीकरण कह सकते हैं आप द्विघात का। ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर आपको याद रखना है विविध कर का फार्मूला डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए डी से लिखा जाता है क्योंकि विविध कर को अंग्रेजी में बोलते हैं। ये रहा फार्मूला b² - 4ac। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें तुलना करेंगे। जैसे कि ये जो समीकरण दिया है, इसमें जो x² का गुणांक है वो 2 है, तो वो हमारा a हो जाएगा। x² का गुणांक गुणे में जो है, अभी जो पिछली में चर्चा की जैसे, इसी प्रकार अन्य यानी b और c निकाल लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब d के मान 3 प्रकार से आ सकते हैं। या तो d 0 से बड़ा होगा यानी कि धनात्मक, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव धनात्मक होगा, या तो d का मान 0 हो जाएगा यानी कि अब वैल्यू पुट करें और d 0 हो गया, और या तो वो 0 से छोटा होगा यानी कि ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो 3 संभावनाएं बनती हैं d अगर आप ज्ञात करें। इन d के मानों से हम किसी भी समीकरण के जो मूल हैं उनकी प्रकृति बता सकते हैं। प्रकृति बता सकते हैं का मतलब ये है कि वो जो मूल हैं वो वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। इस प्रकार के प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। तो अगर आप d का मान 0 से बड़ा पाते हैं यानी धनात्मक, तो आप स्पष्ट कह दीजिएगा कि वो जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे। और अगर वास्तविक होंगे मतलब वास्तविक संख्याएं जितनी आप जानते हैं, 1 2 4 -3 -7 इस तरीके से जो भी संख्याएं हैं वो आपकी वास्तविक है। और इसी में 2 कैटेगरी है, परिमेय और अपरिमेय। हालांकि इतना क्लिष्ट नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पर यदि जो आपका d है, अगर वो ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि 4 आ जाए, जैसे कि 9 आ जाए, ये 4 किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का, 9 3 का। अगर इस प्रकार आ जाए d का मान, तो अब आप कह दीजिएगा वास्तविक भी होगा और परिमेय भी होगा। लेकिन अगर d का मान 3 आ जाए तो धनात्मक है इसलिए वास्तविक होगा, लेकिन ये अपरिमेय होगा, वास्तविक और अपरिमेय। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर d का मान 0 आ गया तो आप कह दीजिएगा कि मूल वास्तविक हैं और समान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समीकरण का मूल है यानी x का मान, समीकरण का मूल मतलब x की वैल्यू, वो क्योंकि यहाँ पर घात 2 है तो x के 2 मान होंगे और दोनों ही मान बराबर होंगे इस दिए हुए कंडीशन के लिए। और अगर d का मान 0 से छोटा यानी नेगेटिव आता है तो स्पष्ट आप कह दीजिएगा कि ऐसी संख्याएं काल्पनिक होंगी। और काल्पनिक संख्याओं का सीधा मतलब आप समझें अभी कि रूट में माइनस आ जाएगा, जैसे -1, रूट में जैसे -2, इस प्रकार। तो अब आप देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए समीकरण मैंने लिखा हुआ है, तो अब आप इसमें
तुलना करेंगे सबसे पहले। ये रहा, मैंने तुलना की है। ए आपका 2 होगा, बी आपका -4 होगा, सी आपका 3 होगा। यहाँ ध्यान रखेंगे, चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं। बी की वैल्यू एक्स का यानी गुणांक है जो कि -4 है, तो वो आपको पुट करना है। इसके बाद फार्मूला आप लगाइए डी का, बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू मैंने रखी -4 का स्क्वायर, फिर -4, ए का मतलब 2 और सी आपका 3 है। यहाँ से हमने तुलना की है, जो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। फिर -4 का स्क्वायर 16 और -24, कुल मिलाकर आ गया -8। तो ये डी जो आपका आया वो कैसा आया है? निगेटिव, यानी 0 से कम। और अभी पिछले बताया हमने कि डी का मान अगर 0 से कम आता है, निगेटिव आता है, तो आपका मूल क्या हो जाएगा? काल्पनिक। तो आप देखिए जरा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो पहला है, दिए गए समीकरण के विविध कर 0 से कम है। तो अभी आपने देखा 0 से कम है, ये वाली कंडीशन है आपकी, तो यानी पहला ठीक है। दूसरा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी ठीक है, क्योंकि जो मूल है वो काल्पनिक आ गया। तीसरा है, समीकरण में विविध कर 0 है, ये गलत है। चौथा है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये भी गलत है। इस प्रकार इसका आप उत्तर दें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि AOBC एक आयत है। तो ये रहा आपका एक आयत, इसके कुल मिलाकर 3 शीर्ष आपको दिए हैं, AOB। ये आपके सामने चित्र है आयत का, और हमने AOBC नाम दे दिया है आयत का, और सबके निर्देशांक लिख दिए। यहाँ एक आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि जो क्रम आपको दिया है AOBC, आप उसी क्रम में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ A लिखे तो आप चाहें तो यहाँ OBC ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप क्रम को ना तोड़ें, क्योंकि क्रम तोड़ेंगे तो आपका उत्तर अलग आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका विकर्ण। विकर्ण आपको पता होना चाहिए। किसी भी दिए गए बहुभुज में, बहुभुज भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी दिए गए बहुभुज में अगर उनके शीर्षों को मिलाएं, जैसा कि इस आयत में 4 शीर्ष हैं, उनके शीर्ष और कौन से शीर्ष जो एक दूसरे के विपरीत हों उनको हम विकर्ण कहते हैं। तो जैसे कि ये रहा विकर्ण AB। इसी प्रकार विकर्ण CO भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि C का निर्देशांक नहीं पता हमको, इसलिए यहाँ से विकर्ण नहीं निकाल सकते, तो हमने इसको नाम दिया AB विकर्ण। ये रहा। अब दूरी सूत्र आपको पता होगा, निर्देशांक ज्यामिति में आपको सिखाया गया है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से आप तुलना कर लीजिए, जैसे कि ये 0,3, इसको मैंने नाम दिया है क्योंकि आगे जो निर्देशांक दिया रहता है उसको हम कहते हैं x, और उसके जस्ट बाद जो होता है वो होता है y। तो x1 y1 लिख दिया, और दूसरा निर्देशांक उसको मैंने x2 y2 लिख दिया, और उसके बाद x2 की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट कर दी। एग्जाम में आप इसको x1 y1 x2 y2 इस तरीके से लिख लीजिएगा, और जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि जनरली गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप लिख के ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पर 5 0, x1 की वैल्यू 0 है, फिर y2 हमारा 0 है और y1 3 है। 5 - 0 यानी 5 स्क्वायर 25, 0 - 3 यानी -3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, जोड़ 4, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल -1/2। अभी पिछले समझाया हमने कि जो मूल आपका 1/2 है वो वास्तव में x का मान है। समीकरण में मूल का मतलब जो उसमें चर है, यानी कि x, उसका मान। तो आपको क्या करना है, अगर ये समीकरण का मूल है तो अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं समीकरण में, तो अब आपको ये समीकरण में अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ये तो मैंने समीकरण लिख दिया x² + kx - 5/4। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है 1/2 प्लस k, फिर x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 - 5/4, इसको सिंप्लीफाई किया, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा।
k इंटू 1 k/2 -5/4 1/4 -5/4 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4/4 k/2 ऐसे रहने दिया -4/4 होने 1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा और इस तरीके से 2 को इधर मल्टीप्लाई k = 2 तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं और ऑप्शन है पहला यदि उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं यानी कि समानुपाती होती हैं, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है दोनों। तो त्रिभुज अगर आप ध्यान दें तो ट्राइंगल में कुल मिलाकर सिलेबस के हिसाब से 4 प्रमेय हैं टोटल और इन चारों प्रमेय को आप तैयार कर लें। हालांकि इसमें से कोई एक अगर आप प्रमेय जैसे पहला प्रमेय थेल्स तैयार कर लेते हैं तो उसका विलोम आप आसानी से कर सकते हैं और उसके अगला बात जो जस्ट प्रमेय अगली है 6.3 वो वास्तव में प्रमेय की लैंग्वेज पूछी गई है। मैं प्रमेय पढ़ दे रहा हूँ। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होगा मतलब जैसे 2 त्रिभुज हमने बनाया है ABCDEF तो A जो है आपका वो D के बराबर है, ये रहा, B जो है वो E के बराबर हो और C जो है वो F के बराबर, इस तरीके से। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होंगी। संगत भुजा का मतलब AB के संगत DE, ये रहा AB/DE, BC के संगत EF, BCEF, AC के संगत DF, ACDF, इनका अनुपात भी बराबर होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो त्रिभुज समरूप होने की क्या कसौटी है, संगत कोण बराबर, सही है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C है 90 डिग्री, AC है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, तो कह रहा है C से जाने वाली माध्यिका। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जहाँ पर C 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपके सामने एक त्रिभुज है और ये रहा C, ये है आपका 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और ध्यान रखना है आपको कि C पर 90 बनाना है। उसके बाद क्रम से हमने नाम दिया AB और ये रहा C। अब आपको कह रहा है C से जाने वाली माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब होता है किसी भी बहुभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे कि हमसे C से पूछ रहा है जाने वाली माध्यिका, तो हमने C से एक लाइन ड्रॉ की जो उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को इंटरसेक्ट करता है। यहाँ ध्यान रखना है कि किसी भी दी गई माध्यिका में आवश्यक नहीं है जहाँ पर आप मध्य बिंदु को मिलाएं वो 90 डिग्री हो, लेकिन इस प्रश्न में यहाँ 90 डिग्री होगा। जैसे आपको पता होगा कि जैसे अगर आप एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब खींचेंगे तो भी 90 होगा और इस सिचुएशन में भी 90 डिग्री होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना है C से लेकर M तक की दूरी यानी माध्यिका। तो उसके लिए सबसे पहले आपको AB निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप CM निकालेंगे तो उसके लिए आपको एक त्रिभुज लेना पड़ेगा और उस त्रिभुज में क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हम किसी भी त्रिभुज के दी गई साइड यानी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने AB निकाला है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण आपको पता होगा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। जैसे यहाँ पर ये जो हमने प्रमेय लगाई है ये त्रिभुज ABC पे लगाई है। तो त्रिभुज ABC में C पे 90 डिग्री है तो C के जो जस्ट सामने भुजा है AB वो आपका होगा कर्ण, और बाकी दोनों भुजाओं में एक को मैंने लंब ले लिया है और एक को आधार।
बाकी आप जानते हैं लंब और आधार बदल सकते हैं। तो लंब यहाँ पर BC हमने ले लिया है, आधार AC, वैल्यू पुट कर दी दोनों की, और AB आया हमारा 25, तो रूट निकाला हमने, कितना आ गया 5। तो अब AB हमारा 5 हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक त्रिभुज लेंगे, और क्योंकि AB 5 हो गया है तो B से लेकर M तक क्या होगा, इसी का आधा 5/2, क्योंकि ये मध्यबिंदु है। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका है AB की। तो अब हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCM, जो कि एक समकोण त्रिभुज, और इसमें फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने एक त्रिभुज लिया, फिर से वही त्रिभुज मैंने बनाया जो पीछे था, और यहाँ पर C पे होगा 90, ये हमने फाइंड कर लिया है, 5 था, और ये हमारा 5/2 हो जाएगा, अभी हमने पीछे बात की। और हमने त्रिभुज लिया BCM, और फिर से पाइथागोरस लगाया, कर्ण का वर्ग, ये रहा 90, तो इसके सामने जो भुजा है आपकी BC, वो कर्ण हो जाएगा, जो कि हमें 4 दिया है, 4 का स्क्वायर। बाकी दोनों में लंब और आधार मान लिया, एक को BM, एक को CM, और हमें CM ही निकालना है, ये रहा MCM, ठीक है, ये माध्यिका। तो ये रहा 4 का स्क्वायर, ये BM हो गया आपका 5/2 का होल स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये हो गया 16, और ये 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इसको इधर बुला लिया, माइनस हो गया 16 - 25/4, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी त्रिज्या गुणा कर दिया, ये हो गया 64 - 25/4 CM का स्क्वायर। फिर 64 में 25 माइनस किया 49, और अपान 4 स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया, ये कुल मिलाकर आ गया आपका 3.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के बहुविकल्पी के बचे 10 जो प्रश्न हैं उसको देखेंगे, फिर आगे ऐसे अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी पे बात करेंगे। धन्यवाद।